हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लेक्चर नंबर 1 होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है इसी का होता है। आप नीट एग्जाम का बात करो, इसमें 24 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम आता है, 6 to 7 क्वेश्चन आता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मिला के तो 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी चला जाता है। तो आप समझ रहे हो कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आ रहा है पर्टिकुलरली, तो आप सोच लो कि उसका कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई एग्जाम के लिए भी, नीट एग्जाम के लिए। सब नीट का एग्जाम सुनते ही टफ होता है। बेसिकली नीट में क्या होता है, 3 घंटा 20 मिनट का टेम्परामेंट डेवलप करना होता है, दैट इज डिफिकल्ट। नीट का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, टेम्परामेंट इज डिफिकल्ट। हाउ योर माइंड विल बी इंटरप्रेट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जब आपके पास 200 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दैट वाज द मेंटल स्टेमिना जो तुमको बिल्ड करना होता है एग्जाम के प्रिपरेशन के वक्त। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सारा एक ही जगह यूज होगा ना, जो आप डाउन सिंड्रोम, किनफ्लेटर सिंड्रोम जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे होगे वो ही तो नीट में आता है। पर बेसिकली आपको उस वक्त माइंड में कैसे आपका इंटरप्रिटेशन आता है क्वेश्चन को देखते हो 3 घंटा 20 मिनट में, दैट इज डिफिकल्टी। ओके, तो आपको नीट का क्वेश्चन देख के या फिर सीबीएसई बोर्ड का सुन के सर तो नीट का पढ़ाने वाले हैं, सीबीएसई में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीबीएसई बोर्ड का ही पढ़ाई करके ही नीट का ही लेवल का होता है। बेसिकली क्वेश्चन और टेम्परामेंट अलग होता है दोनों एग्जाम का। सीबीएसई में जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख पा रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेक्चर 1 से। देखो, हम लोग सबसे पहले सर जेनेटिक्स में पढ़ते क्या है, जेनेटिक्स का एक बैकग्राउंड बनाएंगे ताकि आपने कभी भी ये चीज को नहीं पढ़ा है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो आई होप कि आपको आवाज प्रॉपर्ली आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम देखते हैं कि इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सर कैसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे? हमने टॉपिक डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जेनेटिक्स का, इंट्रोडक्शन देखेंगे जेनेटिक्स का, आखिर क्या होता है, मेंडेलियन का काम क्या था, मेंडेलियन का प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे, लिंकेज क्या होता है, और हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। अब उसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो हमारा बताता है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सर ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता क्या है? सर ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो होता है ना, वो बहुत बोल सकते हो कि खतरनाक चीज है, इसलिए क्योंकि जो नीट का क्वेश्चन आता है ना वो एक पेडिग्री एनालिसिस से आता है। पेडिग्री एनालिसिस से एक क्वेश्चन आएगा, आपका हार्डी-विगमिन इक्विलिब्रियम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, और आपका जेनेटिक डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये फिक्स क्वेश्चन रहता है। आप सोचो कि नीट का क्वेश्चन आउट है, आपका सीबीएसई में भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। आज का कॉन्सेप्ट यही है, सबसे पहले हम लोग डीएनए को जानते हैं और क्रोमेटिन को जानते हैं और क्रोमोसोम्स को जानते हैं। ठीक है, तो जिसका ये अगर देखा हुआ लेक्चर है आप उसको आगे बढ़ा के देखना, अगर क्लास में जो अब्सेंट था वो बेसिक से देखो लेक्चर को। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूं कि सिलेबस कंप्लीट प्रॉपर्ली होगा, अच्छी तरीका से होगा, फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया जाएगा। ये आप याद कर लो, चाहे मेरे को रात को रिकॉर्ड करना पड़े या दिन रिकॉर्ड करना पड़े, ये इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास में कितना पढ़ाना है उससे वो सारा डिसाइडेड है। बस आप अपना काम करो और बाकी आप हार्डवर्क करो और उसके बाद देखो कि रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, देखो तो एक हम लोग बेसिक क्रिएट करते हैं, आखिर हमारा डीएनए होता क्या है। सबसे पहले जितने भी सेल्स हमारे होते हैं, अगर हम एक बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, हमारे पास सेल्स जितने भी सेल हैं, सारे सेल में क्या होते हैं, हमारे पास डीएनए होते हैं। आखिर डीएनए क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो सारे सेल्स में होना चाहिए, तभी तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी किया जाएगा। कुछ तो होना चाहिए ना आखिर इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, दैट इज डीएनए। वो सारे सेल्स में होते हैं एक्सेप्ट फ्यू वायरस सेल। ठीक है, जैसे कोविड वायरस इतना म्यूटेट फास्ट क्यों कर रहा था? क्योंकि आरएनए का प्रॉपर्टी होता है कि हर दिन अलग अलग तरह से म्यूटेट कर जाना। तो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कितना तरह का म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सारे सेल्स में क्या होना चाहिए, एक तो हमारा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, दैट इज डीएनए, है ना। ये क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। सर ये जेनेटिक मटेरियल कहां पे होता है सेल में? सर ये होता है हमारा, कहां पे होता है? ये हमारा होता है न्यूक्लियस में। कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। सर ये न्यूक्लियस क्या है? ये एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है जिसको ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, वी नो दैट कि आवर बॉडी इज द मतलब सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है सर, ये डीएनए सर इतना 2.2 मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए कि 2.2 मीटर डीएनए का साइज होता है। सोचो आपका यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल्स के सेल्स में ये जो हमारा 2.2 मीटर का होता है। सर आखिर 2.2 मीटर होता है सर, तो ये इतना छोटा सेल में होता कैसे? यही तो बात है। तो सर ये होता कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें
हमारे पास जो डीएनए होता है वो बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है। अगर अगर आपका क्वेश्चन आता है सर सबसे कंडेंस फॉर्म होता क्या है डीएनए का? क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। सर ये क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है? अरे भाई डीएनए ही तो उसका मतलब जब उसको ज्यादा कंडेंस कर देंगे क्रोमोसोम्स बोल देंगे। सर ये कब होता है? बेसिकली अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को अगर हम कंप्रेस करते हैं ना, कंप्रेस करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेटिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेटिन में। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस क्रोमेटिन को और कंडेंस करते हैं, और कंडेंस करते हैं तो ये हमारा किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम्स में। किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स, डीएनए, क्रोमेटिन ये एक तरह से कंडेंस फॉर्म होता है। जब हम कंडेंसेशन के बेसिस पे इसका नाम रख दिए सर डीएनए कब होगा, और आपको पता होना चाहिए जब रेप्लिकेशन होता है तो इसको ओपन भी होना होगा ना, ओपन होना होगा। जैसे कि आप दुकान में जाते होगे साड़ी देखने के लिए, तो साड़ी वाला क्या करता है कि पहले पूरा नहीं खोलेगा, वो एक तरफ दिखाएगा एक तरफ खोलेगा। इससे होता क्या है कि इस तरह से हमारा रेप्लिकेशन होता है। जिधर रेप्लिकेशन हो गया उधर क्या होगा? बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और प्रोकैरियोटिक में कुछ अलग प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन बोल सकते हो, कि जो हमारा हिस्टोन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन होता है ताकि इसको बाइंड कर सके। सर ये डीएनए कैसा होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब सर इसी के ऊपर क्या होगा, कहीं ना कहीं एक और स्ट्रैंड होगा। इसी के ऊपर क्या होगा? एक और स्ट्रैंड होगा। समझ में आया इतना बात? सर डीएनए होता कहां पे? सर डीएनए जरूरी क्यों है? सर डीएनए क्यों जरूरी है? क्यों कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास ट्रांसफर होना था, इसीलिए तो कोई स्ट्रक्चर बनना था, जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम डीएनए रखे। सर आरएनए क्यों नहीं रखे? आरएनए नेचर ने क्यों नहीं बनाया? आरएनए अगर बना देता तो बताओ म्यूटेशन फास्टर होता, म्यूटेशन मतलब बदलाव ज्यादा फास्टर होता। पर मेरे को तो एक ऐसा डीएनए चाहिए ना जिसमें बदलाव कम हो। बदलाव कम होगा तभी तो क्या सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। अगर म्यूटेशन फास्टर होगा तो प्रॉब्लम आएगा। जैसे कोविड वायरस का एंटीडोट एक बन गया, फिर से कोविड दूसरा रूप ले लिया, तो दिस इज द म्यूटेशन ना, दिस क्योंकि वो वायरल इन्फेक्टेड डिजीज था। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि सर ये क्रोमेटिन जो होता है ये क्या है? कंडेंस फॉर्म है डीएनए का। सर ये क्रोमोसोम्स क्या होता है? अरे ये भी कंडेंस फॉर्म है, पर किसका? किसका भाई? क्रोमेटिन का। किसका? क्रोमेटिन का। क्लास 11th में आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, मे बी। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कुछ फेजेस होते हैं सेल साइकिल में। बेसिकली हमारे सेल साइकिल में जो मियोसिस और माइटोसिस जो आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा बात मियोसिस के बारे में आप जान लो कि मियोसिस वो डिवीजन होता है जो सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए होते हैं। जैसे स्पर्म और ओवा का जितने भी डिवीजन होते हैं वो मियोटिक डिवीजन होते हैं। हमारा जितने भी गैमेटिक सेल का डिवीजन होता है वो मियोटिक डिवीजन होता है। पर वहीं पर अगर हम माइटोसिस का बात करते हैं तो माइटोसिस वो सेल डिवीजन होता है कहीं ना कहीं कि माइटोसिस हमारा होता है जैसे हमारा स्किन का सेल है। मतलब कि सोमेटिक सेल के लिए जितना डिवीजन, सोमेटिक सेल मतलब एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, जितने भी हमारे डिवीजन होते हैं, नोज के सेल्स, स्किन के सेल्स, ईयर के सेल्स, जितने भी डिफेक्ट होते हैं उसको रिपेयरिंग कौन सा डिवीजन के थ्रू किया जाता है? माइटोसिस के थ्रू। और म्यूसिस के थ्रू ऑल रिप्रोडक्टिव सेल्स का डिवीजन होता है। अब उसके बाद सर हमारे पास आता है कि कुछ फेज होते हैं जिसको हम लोग एम फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज में डिफाइन किए हुए हैं। और ये एम फेज का क्वेश्चन आया भी है कि सर ये क्रोमोसोम्स विजिबल किस फेज में करता है? मतलब ये वाला जो क्रोमोसोम्स है सर ये किस फेज में हमको विजिबल करेगा? और क्रोमेटिन कब दिखेगा? क्रोमेटिन कब दिखेगा? सर ये जो क्रोमेटिन है ये हमारा G1 फेज, S फेज और G2 फेज में दिखता है। और उसके बाद जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो एम फेज में दिखता है। कब दिखता है? एम फेज में दिखता है। इतना बात समझ में आ गया? तो आपको अगर आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन का 11th में चैप्टर नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, बस आपको अभी पर्टिकुलरली इतना याद रखना है कि एम फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में दिखता है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज में हमारा क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो कुछ फेजेस हैं जहां से एक क्वेश्चन बन जाए कि मोस्ट कंडेंस फॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एम फेज। क्या बोलोगे? एम फेज इज द मोस्ट कंडेंस फॉर्म। तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंडेंस फॉर्म? क्या बोल सकते हैं? मोस्ट कंडेंस फॉर्म क्या है भाई? मोस्ट कंडेंस फॉर्म अगर आपसे पूछे तो मोस्ट कंडेंस फॉर्म आप लोग ने देखा क्रोमोसोम्स होता है। क्या ऑल होगा? क्या नहीं जी। हेट्रोक्रोमेटिन? नहीं नहीं नहीं, दिस इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इज द मोस्ट कंडेंस फॉर्म। क्रोमोसोम्स इज द मोस्ट कंडेंस फॉर्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि हमको सर याद क्या रखना है? हमको याद तो ये बात को एक तो याद रखना है, साथ के साथ हमको ये याद रखना है नोट में एम फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स विजिबल होता है। G1, S और G2 फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स विजिबल होता है। और हमारा
ओ माय गॉड, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग है कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या विजिबल होता है, हमारा क्रोमेटिन विजिबल होता है ना, क्रोमेटिन विजिबल होता है। तो दिस इज राइट ना, क्रोमेटिन विजिबल होता है। सर अब आगे कुछ बताइए ना। तो G1 और G2 में क्या होता है, एक बात याद रखना जो आपको हम आगे बताएंगे, पर आप फिजिक्स के बारे में आप सेल साइकिल नहीं पढ़े हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे डीएनए ओपन होता है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा उसके लिए कहीं ना कहीं किस फेज में ओपन होता है, G1 और G2 फेज में ओपन होता है। ये बात आप याद रखना कि क्रोमेटिन के फॉर्म में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए का जो कहीं ना कहीं प्रोटीन जितने भी बनेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन जितना भी होगा कौन सा फेज में होगा, आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, आपको चैप्टर पढ़ना नहीं है, G1 और G2। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है सेल साइकिल तो वेल गुड। अब देखते हैं एस फेज में हमारा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए इसमें डबल हो रहा है। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो हम लोग आगे जानेंगे डिटेल में रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास देखो डीएनए है और आपको पता होना चाहिए जो हमारा क्रोमेटिन होता है। हम जब क्रोमेटिन का बात करते हैं, क्रोमेटिन हमारा दो तरह का होता है, एक यूक्रोमेटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन ये पार्ट है भाई, देख यहाँ पे ध्यान से, दिस इज लेस कंडेंस, पर इसका अगर हम बात करते तो इसमें कंडेंसेशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हेट्रोक्रोमेटिन, ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हेट्रोक्रोमेटिन। पर अगर हम बात करते इस पोर्शन के पास, तो इस पोर्शन के पास क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम्स है, हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स दैट मींस कि वी कैन से दैट कि हाईली कंडेंस, व्हाट वी कैन से हाईली कंडेंस। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब हमारे पास क्या है, क्या पॉइंट है, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, आखिर सर आप एक बात बताओ, एक जीन का कॉन्सेप्ट आता है, जीन होता क्या है। मैं आपसे पूछूं कि जीन होता क्या है, आप क्या बोलोगे, सर जीन क्या होगा, जीन क्या होगा सर, जीन रहता कहां पे, लोकस पे। लोकस क्या है, एक फिजिकल एड्रेस बोल सकते हो जीन का। सर ये जीन होता क्या है, जीन एक अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है, अलग अलग जीन होता है ना। ये डीएनए के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं ना, बहुत सारे जीन होते हैं। बनाओ डीएनए, बनाओ डीएनए, बनाओ डीएनए, फटाक से डीएनए बनाओ, देखो है ना, डीएनए बनाए, ये इसके पास शेप बनाओ, है ना, यहाँ जीन, यहाँ जीन, यहाँ जीन। अब जीन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग, आई के लिए हो गया जीन, स्किन के लिए हो गया जीन, नोज के लिए हो गया जीन, हेयर कलर के लिए हो गया जीन। तो आप समझ पा रहे हो, ये हमारा लोकस हो गया। तो ये जो हमने बॉक्स बनाया यहीं पे एक जीन है, और जीन क्या होता है, एक सेगमेंट होता है डीएनए का जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सर पर्टिकुलर ट्रेट का मतलब क्या होता है सर, पर्टिकुलर ट्रेट मतलब अगर हम आपको बोलते हैं स्किन कलर, मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा स्किन कलर जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये रेप्लिकेट होके आगे भी स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम मान लेते हैं कि ब्राउन आई मतलब आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा मान लो कि आपका अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मतलब फंक्शंस के लिए जो हमारा जीन है ये रिस्पॉन्सिबल करता है। तो जीन क्या करता है, एक तरह से सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रेट के पास मतलब कुछ ट्रेट को लेके हमारा क्या करता है, कैरी करता है, कुछ सम ट्रेट के लिए हमारा क्या करता है, कैरी करता है। सर और हमको क्या जानना है सर, और हमको यही जानना है कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा डीएनए है ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, डीएनए क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ओके सर समझ में आ गया, डीएनए क्या है, स्ट्रक्चर है। सर ये क्या हो गया, ये हमारा जीन क्या है, जीन एक फंक्शन है, जीन क्या है, एक फंक्शन है। इतना बात समझ में आ गया। अब उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि सर हमारे पास क्या हम जीन को सेपरेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट जीन का एक है, क्या वी कैन सेपरेट जीन फ्रॉम डीएनए, क्या हम लोग जीन को सेपरेट कर सकते हैं डीएनए से, इज इट इज पॉसिबल। तो यहां पे बात क्या होता है, वी नीड टू कट डीएनए। अच्छा सर अगर हमको जीन को सेपरेट करना पड़ेगा तो हम लोग को डीएनए को कट करना पड़ेगा, डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में तो आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे कट करते हैं, लाइगेज होता है, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज होता है और बहुत सारे सीजर्स होते हैं जिसको लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं ना, वहां पे बायोटेक में पढ़ना जब आप बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। तो अभी जेनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं। सर ये जीन लोकेटेड कहां पे होता है, सर डीएनए पे भी होता है क्या, हाँ डीएनए पे भी होता है। अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, देखो ध्यान से, ये हमारा जो स्ट्रक्चर था आप इस पे देखोगे, जो हमारा जीन है ना भाई, वो जीन हमारा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो सर ये इसका मतलब डीएनए पे भी होगा, यस सर, क्रोमेटिन पे भी होगा, यस सर,
क्रोमोसोम्स पे भी होगा, यस सर। तो आप देख पा रहे हो ना कि अभी मेरे फ्रंट में आगे पीछे कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं कैमरा के सामने, ठीक है। तो कैमरा के आगे पीछे भी बात किया जा सकता है, तो क्लास में कैसे पढ़ाया जा सकता होगा, सोच लो। ओके, तो फोकस करो और ट्राई करो कि सारा चीज प्रॉपर्ली होगा, ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। और आप देख पा रहे होगे अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या फ्रेम कर सकते हैं, जीन इज लोकेटेड ऑन, जीन कहां पे लोकेटेड है, क्या तो कहीं ना कहीं आप क्या बोलोगे, ऑल, क्या बोलोगे, ऑल, सारे जगह पे है, डीएनए पे भी है, क्रोमेटिन पे भी है, क्रोमोसोम्स पे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जीन इज केमिकली इन लिविंग सेल, तो हमने अभी तुरंत देखो यहाँ पे पढ़ा था एक बात कि यहाँ पे देखो, तो क्रोमेटिन में कंडेंस फॉर्म डीएनए होता है, तो कहीं ना कहीं डीएनए, प्रोटीन और आरएनए ये तीनों हमारा प्रेजेंट होता है ना क्रोमेटिन के पास। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनली समझ लो, आप स्किप भी कर सकते हो। तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, आपका ये आंसर आ जाएगा कि आपका जो है जीन इज केमिकली इन लिविंग सेल किस चीज का होगा, जीन में क्या क्या होगा, डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बनता कैसे है सर, ये बनता कैसे है, अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मियोसिस, ठीक है, और एक माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस हमारे पास दो डिवीजन होते हैं जो हमको समझना होता है। सर ये मियोसिस माइटोसिस अभी तुरंत आपने तो बताया कि ये हमारा जो भी सेल बनाएगा ये डिप्लॉइड होता है, 2n ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या है, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो है ये कंडेंस फॉर्म में है ना, कंडेंस फॉर्म में एम फेज में हमको दिखता है जहां पे क्रोमोसोम्स विजिबल होता है। सर क्रोमोसोम्स विजिबल होता है तो कैसा विजिबल होता है, देख सकते होगे एक क्रोमोसोम्स और दो क्रोमोसोम्स, यहाँ पे हमारा दो जोड़ा है, दो जोड़ा है, यहाँ पे भी दो जोड़ा है, यहाँ पे भी दो जोड़ा है, तो इसलिए इसको हम डिप्लॉइड सेल बोल रहे हैं। डिप्लॉइड सेल में जब आप क्रोमोसोम्स को देख रहे होगे तो आपको एक सेट में, अगर हम बात करते हैं एक सेट में, ध्यान से देखना, एक सेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास दो क्रोमोसोम्स है, एक सेट में दो क्रोमोसोम्स, एक सेट में दो क्रोमोसोम्स है। पर सर यहाँ पे देखो हैप्लॉइड है, एक सेट में कितना क्रोमोसोम्स है, एक सेट में कितना क्रोमोसोम्स है, एक, वन सेट हैव वन क्रोमोसोम्स। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इज जस्ट ए प्लॉइडी, जो बताता है कि सेल म्यूटिक डिवीजन कर रहा था या माइटोसिस कर रहा था। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे पूरा क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हैप्लॉइड को n से, डिप्लॉइड को 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है और ये फ्रेम हुआ है ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के कॉन्सेप्ट से। देखो तो अगर हम बात करते हैं सर, ये हमारा जो क्वेश्चन है कि अगर कोई सोमेटिक सेल में हमारे पास, कोई सोमेटिक सेल में अगर हमारे पास कोई डिप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट मतलब कहीं ना कहीं वो 2n है और उसका क्रोमोसोम्स कितना है, 28 क्रोमोसोम्स है, 28 क्रोमोसोम्स है सर। तो आप हमको बस एक बात बताइए सर कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट में कितना होगा। तो हमने बोला था सर कि गैमेट का डिवीजन मतलब कि स्पर्म का, ओवा का डिवीजन, ठीक है, ओवम का डिवीजन। तो ये हमारा कहीं ना कहीं तो सर गैमेटिक सेल है, दैट मींस कि हैप्लॉइड होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है ना सर, सारे हमारे जो डिवीजन होते हैं उसमें तो मियोसिस होगा। हमारे पास क्या होगा सर, मियोसिस होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि सर इसमें म्यूटिक डिवीजन होता है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कैसा होगा, ये हैप्लॉइड सेल होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड सेल होगा सर। अच्छा सर, हैप्लॉइड सेल होगा, दैट मींस कि n होगा, 2n में हमारे पास 28 है, तो n में कितना होगा सर, n में हमारा हो जाएगा 14 क्रोमोसोम सर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 क्रोमोसोम। कितना हो जाएगा, 14 क्रोमोसोम्स। ये तो एक्सप्लेनेशन था, आप लोग तो एक बार में देखते हैं कि अच्छा गैमेटिक सेल दैट मींस कि हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल दैट मींस कि 14 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसमें से कौन सा हमारा डिप्लॉइड है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हमारा डिप्लॉइड है। तो आप देख सकते हो कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, दो अलग अलग है। तो मे भी आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, पर ये इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो क्या कर, यहाँ पे क्या आपका डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हम टर्म यूज कर रहे हैं। यहाँ पे तो अलग अलग है ना, ये टी है और आर है, यहाँ पे देखो स्मॉल टी स्मॉल आर है। तो सबसे पहले ये तो होगा ही नहीं, ये हमारा क्या होगा, क्या जल्दी से सोचो, ये होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा आपका, ये डिप्लॉइड है ना, 2n है, तो यहाँ पे 2 सेट है ना। तो आप देख सकते हो कि हैप्लॉइड को हम लोग इससे दिखा रहे हैं
और डिप्लॉयड को हम लोग इससे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आगे और क्लियर हो जाएगा, उससे पहले हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टर एंड ट्रेट। सर ये कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है सर? कैरेक्टर और ट्रेट आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर आपके पास, जैसे कि अगर हम प्लांट का बात करते हैं तो प्लांट हाइट हो सकता है, ठीक है, प्लांट हाइट हो सकता है, और ह्यूमन में आई कलर हो सकता है। तो प्लांट हाइट हो गया, स्टीम कलर मतलब आपका पी का पोर्ट शेप हो गया, सीड का शेप हो गया, पोर्ट का कलर हो गया, ये सारा आपका क्या कैरेक्टर है, ठीक है। जिसका क्या होता है? ट्रेट होता है। जिसका क्या होता है? आप बोल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे क्या देखो, प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट में क्या होगा? टॉल होगा और डॉर्फ होता है। ये दो तरह का आप बोल सकते हो ट्रेट देखने को मिलता है, या तो प्लांट टॉल है या तो प्लांट डॉर्फ है। ये आपने देखा था ना, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं आगे, इसके आगे के ऊपर, तो हमारे पास आई कलर, आई कलर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे कि ब्लैक आई का ट्रेट आपको दिखेगा, ब्लू आई का दिखेगा, किसी भी ह्यूमन बींग्स में आपको ब्राउन आई भी दिखते हैं और ग्रे आई भी दिखते हैं। तो ये चार ट्रेट डिफाइन किए। तो दिस इज कैरेक्टर, जिसका बहुत सारा ट्रेट भी हो सकता है ना, बहुत सारा, दो ट्रेट हो सकता है, एक ट्रेट हो सकता है, उसके ऊपर हम अभी बात कर रहे होंगे। देखो कुछ हमारे पास पॉइंट है, और हमारे पास पॉइंट क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कैरेक्टर शुड हैव मोर देन वन ट्रेट, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सारे कैरेक्टर के पास मोर देन वन ट्रेट हो, ठीक है। जैसे कि आप देखो, आपके पास क्या है? प्लांट हाइट का टॉल और डार्क है, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। सेमी डॉर्फ है क्या? नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख पा रहे, पर आई कलर है, आई कलर में देखो आप देख पा रहे कि चार आपके पास ट्रेट है। तो जरूरी नहीं है कि सबके पास दो से ज्यादा हो, ठीक है, दो से ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। अब उसके बाद क्या है कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है सर, विच हैज मैक्सिमम टू ट्रेट। प्लांट हाइट के पास देखो दो ट्रेट ही है, टॉल है और डार्क है। वन ट्रेट इज ऑल्सो पॉसिबल। सर क्या एक ट्रेट भी पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है भाई, देख ध्यान से देख। अगर टीटी है तो आप क्या बोलोगे? अरे टॉल ही तो होगा सर। अगर ये है तो क्या होगा? अरे सर डॉर्फ ही तो होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है सर। अगर टीटी है इसका मतलब टॉल ही होगा सर, टॉल ही होगा। ये हाइब्रिड तो है ही नहीं सर। ये स्मॉल टीटी है तो मतलब डॉर्फ ही होगा सर, इसमें और तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई कलर का चार ट्रेट है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप ऐसा करो कि आप इसको एक बार सॉल्व करने का कोशिश करना। तो हमारे पास क्या है कि करेक्ट देखना है ना, तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वन कैरेक्टर ऑलवेज हैव टू ट्रेट। तो गलत, ऑलवेज का कोई तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। ऑलवेज क्यों होगा भाई? तो क्या जरूरी है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है तो उसका एक कैरेक्टर का हमेशा दो ट्रेट होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का वन कैरेक्टर कैन हैव मैक्सिमम टू ट्रेट? ये कहीं ना कहीं आपका सही है ना। मैक्सिमम अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है तो उसका मैक्सिमम कितना ट्रेट होगा? टू ट्रेट होगा, ठीक है, टू ट्रेट होगा। अब उसके बाद ध्यान से देखो, ऑल कैरेक्टर हैव टू ट्रेट, गलत। क्या सारा कैरेक्टर का टू ट्रेट हो सकता है? नहीं। आई कलर हम लोग देखे थे ना, आई कलर हम लोग देखे थे, पर डिप्लॉयड का बात कर रहा है ना। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स अगर हो, अगर एक कैरेक्टर का मैक्सिमम दो ट्रेट ही होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, ये पता होना चाहिए। सर क्या ये सारे कैरेक्टर्स के पास दो ट्रेट होंगे? गलत। वन कैरेक्टर कैन हैव मल्टीपल ट्रेट इन वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में क्या एक कैरेक्टर का मल्टीपल ट्रेट हो सकता है? नहीं जी, कहां से होगा? ब्लैक आई भी होगा, एक ब्राउन आई हो जाएगा? नहीं, एक इंडिविजुअल में एक ही ट्रेट हो सकता है ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस है। सर ये लोकस होता क्या है सर? ध्यान से समझो। देखो अगर हम लोकस का बात करते हैं तो अगर आप जब जेनेटिक्स चैप्टर आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको शुरू में नहीं दिखेगा, पर अगर आपको जेनेटिक्स समझना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको ये आएगा नहीं तो जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगा, बस सिर्फ रीड करना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस को यहां से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस होता क्या है। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस में अगर हम बात करते हैं, पहले बोल चुके थे, फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम इशू आया है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास मान लो कि ये क्रोमोसोम्स है एक, और ये भी क्रोमोसोम्स है। इसमें आप देख पा रहे होगे कि मैंने जो ये लाइन पा रहा है और ये लाइन जो पा रहा है वो एक तरह से जीन का पोजीशन है। जीन का पोजीशन क्या बता रहा है? ये हमारा कहीं ना कहीं आई कलर को बता रहा है कि सर यहाँ पे हमारा जो जीन प्रेजेंट है वो आई कलर के लिए प्रेजेंट है। और इसका सर हमने क्या किया, एक नाम दे दिया क्रोमोसोम्स नंबर 10। क्रोमोसोम्स नंबर 10 जब हमने इसका नाम दिया तो इसके जस्ट सिमिलर क्रोमोसोम्स अगर रेप्लिकेशन होगा तो इसके जस्ट सिमिलर क्रोमोसोम्स के एक डीएनए में अगर हम देखेंगे, ये एक अलग डीएनए देख रहा है, इसको अलग डीएनए देख रहा है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम्स नंबर 10 पे क्या होगा, हमारा आई कलर के लिए क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। मतलब आई कलर के लिए हमारा क्या होगा, जीन प्रेजेंट होगा डीएनए के अंदर। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 12 के ऊपर,
तो अगर हमारे ये हेयर कलर के लिए अगर हमारा ये लोकस है, मतलब ये जीन प्रेजेंट है, तो इसके जस्ट सिमिलर में भी क्या होगा, हमारा क्रोमोसोम्स नंबर 12 है, यहाँ पे भी देखो क्रोमोसोम्स नंबर 12 पे ही हमारा क्या होगा, हेयर कलर के लिए ही क्या होगा, हमारा जीन प्रेजेंट होगा। पर अंतर क्या होगा, ये हेयर कलर मान लो ब्लैक के लिए प्रेजेंट है, यहाँ ब्लैक है, मे भी यहाँ ब्राउन है, तो यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे भी हो सकता है कि हमारा ब्लैक हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कलर यहाँ पे जो हमारा ट्रेट है वो बदल सकता है, पर कैरेक्टर और क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना था। अब हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम्स नंबर इज ऑलवेज फिक्स, ओनली ट्रेट कैन वेरी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम्स नंबर जो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा ऑलवेज फिक्स होता है, सिर्फ हमारा क्या होता है, ट्रेट वेरी करता है। ये समझ में आया यहाँ से कि यहाँ पे देखो हमारा क्रोमोसोम्स नंबर 10 था और यहाँ क्रोमोसोम्स नंबर 10 था। बेसिकली ये हमारा आई कलर के लिए था, यहाँ पे भी आई कलर के लिए है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ देख पा रहे हो कि ब्लैक आई, ब्राउन आई, पर यहाँ ग्रे आई और ब्लैक आई, तो सिर्फ आई का कलर बदला है, यहाँ पे ग्रे हो गया, पर क्रोमोसोम्स नंबर 10 ही है। क्रोमोसोम्स नंबर 12 का बात करते हैं तो यहाँ हेयर कलर ब्लैक है और यहाँ पे ब्राउन है, पर यहाँ पे हेयर कलर ब्लैक है और ब्राउन है, तो हेयर कलर हमारा क्या है कि है तो हेयर कलर के लिए जीन प्रेजेंट, पर क्रोमोसोम्स नंबर भी सेम है। मे बी यहाँ पे हेयर कलर ब्लैक हो सकता था, तो मे बी ट्रेट हमारा बदल सकता है, पर क्रोमोसोम्स नंबर और हमारा कहीं ना कहीं आप क्या बोल सकते हो, क्रोमोसोम्स नंबर हमेशा फिक्स होता है, सिर्फ ट्रेट वेरी करता है। ये आपको यहाँ पे पॉइंट सीखना था। अब हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स का पोजीशन हमेशा फिक्स होता है। क्रोमोसोम्स का पोजीशन क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। क्रोमोसोम्स नंबर 10 यहाँ पे, तो क्रोमोसोम्स नंबर 10 भी इसके सामने वाला ही के पास ही होगा, जिस चीज के लिए होगा, जिस कैरेक्टर के लिए होगा, वहां पे भी इसके पास भी उसी कैरेक्टर के लिए होगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, वन लोकस बिलोंग टू वन कैरेक्टर। एक लोकस में क्या होता है, एक कैरेक्टर ही होता है। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक लोकस है ना, हमारे पास ये एक लोकस है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर ही होगा। तो वन लोकस के पास क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि अब हमारे पास बात करते हैं ब्लैक आई और ब्लू आई, ब्लैक आई और ब्लू आई, और यहाँ पे देखो ब्लैक हेयर है और ब्राउन हेयर है। तो इसमें आई के लिए तो यहाँ पे भी क्या होगा, आई के लिए होगा, यहाँ पे हेयर के लिए तो यहाँ पे भी हेयर के लिए प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते देखो, अब हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है कि जैसे कि टी और स्मॉल टी है, सेम लोकस है, कैरेक्टर सेम है, प्लांट हाइट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग हमारे पास एक अलग है, और यहाँ पे आर और स्मॉल आर सेम लोकस है, कैरेक्टर सेम है, और ये किसके लिए, सीड का शेप के लिए, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा लोकस है और इसके अंदर जीन प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता रखना है। और आपको जो मैंने बोला ये सारा बेसिक था जेनेटिक्स का। अब हम लोग यहाँ से जेनेटिक्स का कोर जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको जानना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका बेसिक जेनेटिक्स था जो आपको पढ़ना था। अब यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी आप पेज देख सकते हो, जो आपका एनसीईआरटी पेज जेनेटिक्स